Audio Jungle. Audio Jungle. जो हम जानते हैं वह यह है कि दारियुस पहले और जेरक्सिस पहले जैसे शासकों के शासनकाल में ज़ोरोस्ट्रियनिज्म ने फारसी समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सामाजिक सीढ़ी पर सबसे ऊपर राजा होता था, जिसे दिव्य कृपा प्राप्त होती थी, जिसे फौर कहा जाता था। यह कृपा केवल वंशानुगत नहीं होती थी, यही राजा को शासन करने का अधिकार देती थी। यदि किसी राजा ने अपना फौर खो दिया तो माना जाता था कि उसने दिव्य समर्थन खो दिया है और इससे उसकी विदाई को उचित ठहराया जा सकता था। राजा के नीचे फारसी समाज की अच्छी तरह से परिभाषित पदानुक्रम होती थी, जिसमें शाही परिवार सबसे ऊपर होता था। इसके बाद पुजारी, मैगी होते थे और फिर वो अभिजात वर्ग जो साम्राज्य चलाने में मदद करते थे। सैन्य कमांडरों जैसे प्रसिद्ध फारसी अमर उसके बाद आते थे। फिर व्यापारी, कारीगर, किसान और अंततः दास होते थे। लेकिन इन समूहों के बीच भी छोटे स्तर होते थे। उदाहरण के लिए शाही परिवार में राजा की मां सबसे पहले आती थी, फिर रानी होती थी, उसके बाद राजा के बच्चे महत्व के क्रम में आते थे। जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि महिलाओं को फारसी समाज में सम्मानित स्थान मिला हुआ था। वे कई पेशेवर क्षेत्रों में पुरुषों के साथ काम करती थीं और उन्हें अत्यधिक मूल्यवान माना जाता था। जैसा कि हम देवी अनाहिता के मामले में देखते हैं, जो न केवल प्रजनन और स्वास्थ्य से जुड़ी थीं, बल्कि पानी और ज्ञान जैसे जीवन तत्वों से भी जुड़ी थीं। फारसी महिलाएं भूमि स्वामित्व कर सकती थीं, व्यवसाय चला सकती थीं, यहाँ तक कि पर्यवेक्षकों के रूप में भी काम कर सकती थीं। कुछ सबसे कुशल महिलाओं को अरेश शरा, महान प्रमुख, का प्रतिष्ठित शीर्षक दिया गया था। प्राचीन फारस की महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों जितनी ही आय अर्जित करती थीं, गर्भवती महिलाएं या नई माताएं उच्च राशियां प्राप्त करती थीं, जिससे समाज में महिलाओं को दिए गए सम्मान और देखभाल का पता चलता है। जब साम्राज्य चलाने की बात आती थी तो राजा हर चीज का प्रभारी होता था, सैन्य अभियानों से लेकर सरकारी सुधारों तक, अपने परिवार, अभिजात वर्ग और मैगी की मदद से। मैगी धार्मिक अनुष्ठानों को संभालने के अलावा साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्थाएं भी संभालते थे। वे बैंकरों की तरह कार्य करते थे। वे 20% ब्याज दर पर आरण देते थे, लेकिन कभी-कभी केवल अपने कारणों से ब्याज माफ कर देते थे। पुजारी अत्यधिक प्रभावशाली होते थे, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक मामलों बल्कि आर्थिक निर्णयों पर भी शक्ति रखते थे। फारसी गवर्नर्स, जिन्हें सत्रुप कहा जाता था, साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करते थे। जब तक वे राजा की कृपा में रहते थे, तब तक वे जीवन भर अपने पदों पर बने रहते थे, अपने महलों की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए। वे कर संग्रहण करने, सेनाएं बढ़ाने और राजा की मदद करने हेतु साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जिम्मेदार होते थे। अक्सर सत्रुप्स और सैन्य कमांडरों के बीच रेखा धुंधली हो जाती थी, क्योंकि दोनों युद्ध में भारी रूप से शामिल होते थे। अब फारस की अर्थव्यवस्था अविश्वसनीय रूप से विविधतापूर्ण और मजबूत थी। व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। छोटे एवं लंबे दूरी व्यापार दोनों में संलग्न रहते थे। पुरुष एवं महिलाएं दोनों व्यापारी हो सकते थे। यदि वे सफल होते तो वे महत्वपूर्ण धन जमा कर सकते थे। कारीगर एवं शिल्पकार भी महत्वपूर्ण होते थे। वे मूर्तियों एवं आभूषणों से लेकर हथियारों एवं रोजमर्रा वस्तुओं जैसे नक्शानन, कुछ कारीगर मनोरंजनकर्ता भी थे जो संगीतकारों, नर्तकों या प्रदर्शनकारियों के रूप में काम करते थे। हर कृषक और अर्थव्यवस्था, जबकि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, खेती और पशुपालन करते हुए उन्हें नीचा नहीं देखा जाता था। अन्य प्राचीन संस्कृतियों के विपरीत फारसी किसानों के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक था और वे न केवल कृषि के माध्यम से बल्कि निर्माण परियोजनाओं पर काम करके या सेना का समर्थन करके भी अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे। फारस में दास प्रथा थी, लेकिन यह अन्य प्राचीन संस्कृतियों से काफी भिन्न थी। दासों को अधिकतर भुगतान किए गए सेवकों की तरह माना जाता था। उन्हें बिना किसी परिणाम के पीटा या मारा नहीं जा सकता था और डेरियस एक ने यहां तक कि कानून बनाए थे जो यह सुनिश्चित करते थे कि दासों के प्रति दुर्व्यवहार को एक स्वतंत्र व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की तरह दंडनीय माना जाए। दासों को भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान किए जाते थे और कई तरीकों से फारसी शासन के तहत उनका जीवन अन्य प्राचीन क्षेत्रों में दासों की तुलना में बेहतर था। कृषि अर्थव्यवस्था की नींव थी।
जिसमें जौ, अंजीर, अंगूर और तिल जैसे फसलें उगाई और व्यापार की जाती थीं। साम्राज्य के विशाल आकार के कारण व्यापार मार्ग आधुनिक भारत की सीमाओं से लेकर तुर्की के तटों और मिस्र तक फैले हुए थे। डेरियस पहले ने व्यापार को और आसान बनाने के लिए एक व्यापक सड़क नेटवर्क बनाया और यहां तक कि उन्होंने एक नहर का निर्माण कराया जो नील नदी को लाल सागर से जोड़ती थी। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि यह पूरी तरह से पूरी नहीं हुई थी। व्यापार को इस तथ्य से भी मजबूती मिली कि फारसी सरकार ने उचित प्रथाओं, मानकीकृत वजन और माप सुनिश्चित किए और व्यापारियों को लुटेरों से सुरक्षित रखा। डेरिक के साथ बहुत अधिक व्यापार हुआ, जिसने विशाल साम्राज्य के व्यापार प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद की। जबकि विभिन्न क्षेत्रों ने अपने स्वयं के सिक्के जारी किए, उनकी मूल्यता डेरिक के साथ संरेखित थी, जिससे साम्राज्य भर में लेन देन सुगम हो गए। अब हम देखते हैं कि खेल और अवकाश ने फारसी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फारसियों के लिए शारीरिक कौशल केवल फिटनेस का मामला नहीं था, यह गर्व का विषय था। वे तीरंदाजी, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, शिकार, पोलो, भाला फेंकने, तैराकी और कुश्ती जैसे विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट थे। यह सामान्य था कि कुलीन लड़कों को 5 साल की उम्र से इन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता था ताकि वे सैन्य सेवा के लिए तैयार हो सकें। लेकिन यह केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं था। सभी वर्गों के लड़के और लड़कियां शारीरिक सक्रिय रहने और खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे। फारसी इतिहास में एक ऐसा खेल है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, पोलो। हालांकि इसके आविष्कार की सही तारीख स्पष्ट नहीं है। हमें पता है कि यह 330 ईसा पूर्व से पहले ही स्थापित हो चुका था। वास्तव में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डेरियस तृतीय को हराया तो फारसियों ने उन्हें पोलो का एक मल्लेट उपहार स्वरूप दिया, जो दिखाता है कि उस समय भी उनके लिए यह खेल कितना महत्वपूर्ण था। खेलों के अलावा फारसियों ने अपने अवकाश समय का आनंद लेना भी अच्छी तरह से सीखा। जब वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते या खेल आयोजनों को नहीं देख रहे होते, तो वे बोर्ड गेम्स, भव्य भोजनों, संगीत, नृत्य, मनोहर प्रदर्शनों और विशेष रूप से कहानी सुनाने में लिप्त होते थे। मनोहर प्रदर्शन विशेष रूप से लोकप्रिय थे क्योंकि इसमें नृत्य और गति का उपयोग करके कहानी सुनाई जाती थी, बिना शब्दों पर निर्भर हुए, जिससे यह सार्वभौमिक रूप से समझी जाती थी। कहानी सुनाना उनकी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा था, जिसमें महाकाव्य नायकों का उल्लेख होता था, जैसे कि शहनामा, किताब-ए-किंग्स और बाद में 1001 रातों की कहानियां। ये कहानियां एक लंबी परंपरा का हिस्सा थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संचारित होती थीं, इससे पहले कि उन्हें अंततः लिखा गया। जब हम सांस्कृतिक उन्नति की बात करते हैं, तो फारसी लोग अत्यंत नवोन्मेषी थे। उन्होंने हमें बैकगैमन और शतरंज दिया, हालांकि शतरंज की असली उत्पत्ति पर कुछ बहस है। नानी संगीत और कला संगीत के क्षेत्र में उन्होंने तार जैसे वाद्य यंत्र विकसित किए, जो गिटार का पूर्वज है। वे माइम कला में भी अग्रणी थे, जिसने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में कहानियां साझा करने की अनुमति दी, बिना भाषा बाधाओं की चिंता किए। फारसी भोज केवल अच्छे भोजन और पेय तक सीमित नहीं थे, वे रचनात्मकता का समय भी होते थे। वास्तव में इस बात का सबूत है कि फारसी लोगों ने प्रारंभिक एनिमेशन का एक रूप आविष्कार किया हो सकता है। इसका एक शानदार उदाहरण एक कप है, जो जब तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें एक बकरी को पेड़ से पत्ते खाने के लिए कूदते हुए दिखाता है। यह एक प्राचीन फ्लिप बुक की तरह है। आरामदायकता की बात करें तो प्रसिद्ध फारसी कालीन आज भी विलासिता का प्रतीक बना हुआ है, जिसे उनके घरों को अधिक सुखद बनाने के लिए बनाया गया था। फारसी लोगों को मीठा खाने का भी शौक था। वे भोजन के बाद मिठाई पेश करने का विचार पेश करने वाले पहले लोग थे। अपने भोजन और पेय को ठंडा रखने के लिए उन्होंने वास्तविकता में एक प्रारंभिक प्रकार का रेफ्रिजरेटर आविष्कार किया। यह गुंबदाकार संरचना बर्फ को स्टोर करने और खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए डिजाइन की गई थी, यहां तक कि फारसी जलवायु की गर्मी में भी। काफी उन्नत है ना? उनकी सिंचाई प्रणाली, जिसे कन्नात कहा जाता था, वह भी एक शानदार आविष्कार था। इसने उन्हें भूमिगत स्रोतों से पानी लाने की अनुमति दी, जिससे उनकी फसलें बढ़ती रहीं और उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही। इसके अलावा इसने उन हरे भरे बागों को बनाने में मदद की जो फारसी घरों और महलों को सजाते थे। इन बागों को पेरिडाजा कहा जाता था, जिसने हमें स्वर्ग, पैराडाइज शब्द दिया। बुनियादी ढांचा फारसी साम्राज्य के आकार ने संचार के लिए एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता थी।
डेरियस एक ने फिर से अपने समय से आगे बढ़ते हुए ऐसी सड़कें बनाई जो साम्राज्य भर में तेज संचार की अनुमति देती थीं। इस आवश्यकता से एक अन्य फारसी नवाचार निकला, डाक सेवा। उनकी डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि यह अन्य सभ्यताओं के लिए मॉडल बन गई और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। वास्तव में अमेरिकी डाक सेवा का मॉडल इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा वर्णित फारसी दूतों पर आधारित है। फारसी लोग अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी रहे। उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड का आविष्कार किया, अपना खुद का वर्णमाला विकसित किया और सुगंध बनाने में प्रगति की। उन्होंने अस्पतालों का विचार भी पेश किया। बाद में फारसी बहुज्ञानी जैसे अविसेना ने चिकित्सा ज्ञान को कैनन ऑफ मेडिसिन जैसी रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया, जबकि गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने बीजगणित विकसित किया। यह संभावना भी है कि साइरस द ग्रेट ने मानव अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला दस्तावेज साइरस सिलेंडर बनाया हो, जिसे उनके विशाल साम्राज्य में सहिष्णुता बढ़ावा देने वाला माना जाता है। सहिष्णुता और स्वीकृति का यह दृष्टिकोण फारसी संस्कृति की पहचान बन गया। जैसा कि हेरोडोटस ने बताया, फारसी लोग विदेशी रीति रिवाजों को अपनाने और उन्हें अपने तरीके से बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने केवल विचार नहीं उधार लिए, बल्कि उन्हें सुधारते हुए विभिन्न संस्कृतियों का सर्वश्रेष्ठ अपने भीतर समाहित किया। सासानी साम्राज्य के मुस्लिम अरबों द्वारा 651 ईस्वी में पतन के बाद फारसी संस्कृति ने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रोड के माध्यम से पश्चिम तक पहुंच बनाई। आज भी फारसी नवाचार और विचार दुनिया पर प्रभाव डालते हैं और इसे आकार देते हैं। संक्षेप में कहें तो फारसी समाज केवल सैन्य शक्ति या राजनीतिक शक्ति पर आधारित नहीं था। यह रचनात्मकता, नवाचार और दूसरों की परंपराओं एवं ज्ञान का गहरा सम्मान करने वाली संस्कृति थी। खेलों से लेकर विज्ञान तक तथा कहानी सुनाने से लेकर प्रौद्योगिकी तक फारसियों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो आज भी हमारे लाभकारी बनी हुई है।